जय हिंद दोस्तों, तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत का जो दूसरा लेक्चर था इतिहास का, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा किया था और हमने बताया था कि क्या मिला था हड़प्पा से, क्या मिला था मोहनजोदाड़ो से, और इसके बाद आज हम लोग बाकी जगहों से क्या प्राप्त हुआ है इस पर चर्चा करेंगे। परीक्षाओं में प्राचीन भारत से जो सवाल आता है उसमें ये चीज़ें लीड बनाती हैं। मतलब अगर आपको ये पता है कि हनुमानगढ़ जिला से क्या मिला है, अगर आपको पता ये है कि कालीबंगा से क्या मिला है, अगर आपको ये पता है कि लोथल से क्या मिला और ये कहाँ पर स्थित है, तो आप समझ लीजिए कि बाकी छात्र जो अगंभीर छात्र हैं उनसे आप लीड बना सकते हैं। तो आज हम लोग इस कठिन किंतु अति आवश्यक इतिहास के अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं मित्रों। तो कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा, स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा आप और उसे एक नोट्स के रूप में बनाइए, क्योंकि हमारी तमाम जो कक्षाएं चल रही हैं, जो वीडियो है वो क्रम से पढ़ रहे हैं। आपका कुछ भी नहीं छूटेगा और सारे वीडियो मिलेंगे इसे क्रमवार अध्यायवार तरीके से। ठीक है, उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे। सर्दियां पड़ रही हैं, लेकिन सर्दी का भी अपना मज़ा है, उसका मज़ा लीजिए, क्योंकि ये परेशान होने वाली बात नहीं है भाई। सर्दी में सर्दी पड़ेगा, गर्मी में गर्मी पड़ेगा और बारिश में बारिश होगी। कुदरत को उसका काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। अगर आप छात्र जीवन में हैं तो आपका पूरा का पूरा फोकस एक ही चीज़ पे होना चाहिए। कैसे? जैसे पांडवों की उस स्वयंवर, जो द्रौपदी के यहाँ, जो द्रुपद नरेश ने जो स्वयंवर आयोजित किया था, वहाँ पर सभी लोग गए थे, लेकिन लक्ष्य इतना कठिन था कि घूमती हुई व्हील पर एक मछली की आंख में निशाना भेदना था। भेद कौन पाया? जिसका निशाना, निगाहें, इरादा, सब कुछ कहाँ पे था? कहीं नहीं था, मछली की आंख में था। तो इसी तरह से मछली की आंख अर्थात अपने लक्ष्य के दाएं बाएं मत देखिए, क्योंकि उनसे उनके गुरु ने पूछा था कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है अर्जुन? तो उन्होंने कहा था कि मुझे केवल और केवल क्या दिख रही है? मछली की आंख दिखाई दे रही है। तो लक्ष्य पे, जहां पे आप बाकी चीजें देखने लगे, वहां पे लक्ष्य भटक जाएंगे। तो केवल और केवल आपको आपकी परीक्षाएं, परीक्षाओं की नियमावली, परीक्षाओं के तरीके, परीक्षाओं से संबंधित तथ्य को ध्यान में रखना है। तो ये एक जरूरी भाग है, इसलिए आज हम इसको लेके आए। चलिए नोट करते हैं। देखिए मित्रों, यहां पर लिखा है कि कालीबंगा पहला स्थान है जहां से क्या मिला है? ये हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ पे? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कौन सा जगह पे है? कालीबंगा। कालीबंगा मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। कैसे याद करेंगे भाई? पूरे हाथ में भर के चूड़ियां किस कल्चर की महिलाएं पहनती हैं? तो बोलोगे सर मुझे तो ऐसा राजस्थान में वो मटका लेकर के दूर जाती हुई पानी के लिए जो महिलाएं हैं वो दिखाई देती हैं। तो बिल्कुल सही बात है। तो कालीबंगा अर्थात काले रंग की चूड़ियों का संबंध किस राज्य से है? तो ये राजस्थान से है। तो याद रखिएगा, कई बार सुमेलित करने के लिए देता है। तो यहाँ से क्या मिला है? ईंटें मिली हैं, ब्रिक्स, जुते हुए खेत मिले हैं, चबूतरे मिले हैं। चबूतरे पर अग्निकुंड मिला है, चबूतरे पर कुआं मिला है और चबूतरे पर आयताकार स्थान मिला है। और ये ईंटें कैसी मिली हैं? कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटें प्राप्त हुई हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या है? सेलखड़ी, सेलखड़ी और मिट्टी की मोहरें मिली हैं। सेलखड़ी और मिट्टी की मोहरें मिली हैं कहां से? कालीबंगा से। धौलावीरा पे आते हैं, दूसरा स्थान है धौलावीरा। ये है कच्छ का रण, ये भी जिला कच्छ है, गुजरात में। आप जान रहे हैं लोथल इससे पहले हो गया है, रंगपुर भी गुजरात में है। और ये कौन सा बच्चों? ये धौलावीरा है। तो धौलावीरा भी कच्छ में है। और यहाँ से क्या मिला है? कच्छ के आयताकार नगर मिले हैं जो 3 भागों में बटा था, किला, मध्यनगर और निचला द्वार। तो ऐसे याद करिएगा, धौला मतलब होता है सफेद और वीरा मतलब वीर। जो सफेद वीर हैं यानी जो सैनिक हैं वो किले में रहेंगे। तो किला कहाँ पे मिला है? मध्यनगर कहाँ मिला है? निचला द्वार। ये तीनों का संबंध कहाँ से? धौलावीरा से। सुरकोटदा ये चौथा स्थान है जो गुजरात से मिला। मैंने बोला था मित्रों, मैंने बोला था कि लोथल, रंगपुर, धौलावीरा
और सुरकोटदा, ये 4 जगह राजस्थान में हैं और ये भी कच्छ से मिला है। यहाँ पे 2 चीज़ें मिली, एक तो गढ़ी मिला है और दूसरा क्या मिला है बच्चों, आवास क्षेत्र। गढ़ी और आवास क्षेत्र मिला है। इसके बाद इसको याद करिएगा, दायमाबाद। दायमाबाद जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम छोर है दायमाबाद। और यहां से क्या मिला है, रथ चलाता हुआ मनुष्य रथ चलाता हुआ मनुष्य मिला है, सांड मिला है, गैंडे की आकृति मिली है। 3 चीजें, रथ चलाता मनुष्य, सांड और गैंडे की आकृति। पानी पी लेते हैं, खांसी आ रही है आजकल। देखिए सर्दियों का मौसम है, थोड़ी लापरवाही, अगर ठंडा कुछ भी खा लिया या पी लिया तो क्या हो जा रहा है, खांसी और जुकाम। चलिए खैर, दायमाबाद ये दक्षिणतम बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता की प्राप्त स्थानों में और ये अहमदाबाद जिले में है, महाराष्ट्र में। यहाँ से क्या क्या मिला है बच्चों, यहाँ से मिला है रथ चलाता मनुष्य, सांड की मूर्ति मिली है, गैंडे की आकृति मिली है, मृदभांड अर्थात मिट्टी के बर्तन, तस्तरी मिले हैं और प्याले मिले हैं। मतलब मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तस्तरी, प्याले, रथ चलाता मनुष्य, सांड और गैंडे की आकृति। ये कहाँ से मिला है, दायमाबाद से मिला। थोड़ा तेज चल रहे हैं, रीज़न ये है कि अभी आज और भी कवर करना है। बड़ा अध्याय है, काम काफ़ी है और समय कम है, काफ़ी कुछ देना है आप लोगों को। आते हैं हम लोग अगले बिंदु पर, रोपड़ पे। रोपड़ ये जगह कहाँ पे है, रूपनगर पंजाब में है। यहां से क्या क्या मिला है, सेल खड़ी की मोहरें। सेल खड़ी की मोहरें मिली हैं कहाँ से, रोपड़ से मिली हैं, ठीक है। और कहाँ से मिली थी, और मिली थी कालीबंगा से। तो सेल खड़ी की मोहरें मिली हैं। तांबे का वाड़ाग्र मिला है, मतलब बाण भी जो ये बनाते थे वो उसका जो नुकीला आगे वाला मुंह होता है, ये वाला, ये किसका बना था, इसी को तो वाड़ाग्र कहते हैं यार। हाँ, ये वाला जो है ये किसका बना है, ये तांबे का मिला है। मानव और कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देते हैं, IMP। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में मिला है। मैं भी परीक्षाओं से जुड़ा हूं तो मैं बता सकता हूं बिल्कुल कौन कौन से प्रश्न बहुत उपयोगी हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मानव और कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य कहां से मिला है, रोपड़ से। कैसे याद करेंगे भाई, मानव और कुत्ते एक साथ में दफनाए गए और देख करके व्यक्ति क्या किया, रो पड़ा। बहुत ही गमगीन नजारा था, रो दिया, रो पड़ा। किसको देखकर, कुत्ते की स्वामी भक्ति की, मानव के साथ इसको दफनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। अगला कौन सा है, बनावली। बनावली कहाँ है बच्चों, फतेहाबाद हरियाणा में है। नगरों को काटती हुई सड़कें, बनावली में क्या मिला है, नगरों को काटती हुई सड़कें। मैं सिंधु घाटी सभ्यता में विशेषताओं बताऊंगा आपको कि जो सड़कें थी वो नगरों को काटती हैं, समकोण पर काटती हैं, आगे बात होगी। नगरों को काटती हुई सड़कें मिली हैं। हल की आकृति के खिलौने मिले हैं। तांबे का वाड़ाग्र मिला, यहां से भी तांबे का वाड़ाग्र मिला है मित्रों। और कहां से मिला है, रूपनगर से भी मिला है। तो तांबा ही प्रयोग होने वाला था। आपको पता है ना कि तांबे में अगर हम टिन मिला दें तो क्या बन जाएगा, कांसा बन जाएगा, मिश्र धातु में। रसायन विज्ञान का भी सवाल है और यहां पे भी पूछ सकता है, कांसा कैसे बनता है। तो तांबे में अगर टिन मिला दिया तो क्या बन जाएगा, कांसा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि है ये मामला इतना इंपॉर्टेंट है कि थ्योरी वाला पोर्शन तो आप कर लेंगे, लेकिन ये जो तथ्यवार पोर्शन है ना, इसे करने के लिए आपको एक बार लिखना होगा, 2-3 बार पढ़ना होगा और उसके बाद फिर एक बार फिर से याद करना होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बगल हट जाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं इसको मिटा करके आगे की कक्षाएं कुछ कैरी ऑन करूँगा मित्रों। चलिए डस्टर ले लेता हूँ। तो उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसे मिटाते हैं। दिन में क्लासेस होती हैं, क्लासेस करने के बाद फिर अलग से समय निकाल करके आपके लिए वीडियोस बनाना ज़रूरी है, क्योंकि कई छात्र हैं दूर दराज के क्षेत्रों में जो नहीं आ पा रहे हैं इन महामारी में, संक्रमण में, शहरों में। उनके लिए ये क्लासेस बहुत आवश्यक हैं। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो महत्वपूर्ण स्थल कहाँ कहाँ से
प्राप्त हुए उस पर बात तो कर लिए। अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। हेडिंग डालता हूं, क्या विशेषताएं हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। देखिएगा फ्रेम में आ रहा है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, ये हेडिंग है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस, ठीक है। भाषा को लेके बहुत परेशान मत होइए। कौन कौन सी विशेषताएं हैं भाइयों इसमें? सिंधु घाटी सभ्यता की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो सबसे पहले आप जानते हैं, जो छात्र पढ़ रहे हैं, नगर नियोजन। या और क्या बोलेंगे, टाउन प्लानिंग। इसीलिए तो जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता में यह नगरीय सभ्यता थी, तो क्या पहला बोलेंगे, यह कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। और नगर दो भागों में क्या थे? बांटे गए थे। एक हो जाता है उच्च स्थान, और दूसरा क्या था बच्चों? निम्न स्थान। इसका केवल और केवल मतलब ऊंचाई और निचाई से था, ठीक है ना। उच्च स्थान पर कौन रहता था? इसमें विशेष वर्ग के लोग रहते थे, विशेष लोग रहते थे। और निम्न में कौन रहते थे? आमजन रहते थे, कॉमन मैन। और आप ये भी जानते हैं कि निम्न स्थान से उच्च स्थान पर जाने के लिए विशेष तरह का तमगा, सिक्का, लाइसेंस या रसीद, जो भी कहेंगे, लगता था, ठीक है। दूसरी बात क्या थी मित्रों इसमें? दूसरी बात थी कि जो मकान थे ना, एक मकान जो थे वो ईंटों से, पक्की ईंटों से निर्मित थे। और इन ईंटों का जो ईंट थे, इनका अनुपात 4:3:2 था, अनुपात था। तथ्य देखिएगा, सही है ना। इसके बाद अगला बिंदु था कि जो नालियां थी, नालियां होती है ना अभी भी, नालियां सड़कों को कैसे काटती थी? समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। ये बात आपने कई जगह पढ़ा होगा कि नालियां सड़कों को कैसे काटती थी? समकोण पर काटती थी। विशेषताएं लिखवा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। और दरवाजे जो थे, मुख्य सड़क पर न खुलकर बच्चों कहां खुलता था? न खुलकर, बताइए, पीछे गलियों में खुलते थे, ठीक है। सेफ्टी मेजर रहा होगा, पीछे गलियों में खुलते थे। आजकल क्या है? आजकल हर कोई सड़क पर आना चाहता है। सड़क पर आना एक तरह का मुहावरा है कि भाई इनका सब कुछ लूट गया, ये सड़क पर आ गए। लेकिन हर व्यक्ति फिर भी सड़क पर आना चाहता है। अगर गांव में उसका खेत है, मान लीजिए उसके पास, सौभाग्य की बात है कि उसका कुछ खेत सड़क पर आ गया है, तो वो गांव छोड़ करके कहाँ अपना मकान निर्माण करवा रहा है? सड़क पर। और फ्रंट गेट भी सड़क पर खोल रहा है कि आ बैल मुझे मार। जब आप सड़क पर, आपका मुख्य गेट होगा, तो कई तरह के वाहन जो है लगातार तेजी से जाएंगे और किसी को नुकसान और क्षति हो सकती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसी बात नहीं थी। मकान बने थे सड़कों पर, लेकिन इनका मुख्य द्वार कहाँ खुला रहता था? पीछे गलियों में। आगे केवल खिड़कियां होती थीं। और क्या बात थी बच्चों? नोट करते जाइएगा। और क्या था
कि सिंधु घाटी सभ्यता में मापतौल किसके अनुपात में थे? 16 के अनुपात में थे। 16 के अनुपात में होता था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑप्शन देगा 4, 16, 12। जैसे कि 16 आना 32 आना, आप जानते हैं ना, अनुपात है, वो प्रोपोर्शन था। इसके बाद और क्या लिखेंगे? लोहे का प्रमाण नहीं मिला है। लोहे का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से मित्रों नहीं मिला है। यही सवाल इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या मिलता है? तांबे का प्रमाण मिलता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? तांबे का प्रमाण मिलता है। इंक इसकी खत्म हो रही है, खैर ये लाइन तो हो ही जाएगा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं मित्रों? ताम्र पाषाणिक सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्र पाषाणिक। इसे क्या कहते हैं? ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। एक और बिंदु है कि किसका शासन था? वणिक वर्ग का शासन था। वणिक वर्ग का, वणिक मतलब बनिया लोग, जो लोग व्यापार करते थे, इसे क्या कहेंगे? व्यापारी। भाई आपकी भाषा में बता रहा था, का प्रभुत्व था। तभी तो क्या नहीं मिलता है? युद्ध के प्रमाण नहीं मिले हैं। युद्ध के प्रमाण कब मिले हैं? नहीं मिलते हैं। ठीक है। एक चीज और, जो ये स्वास्तिक चिन्ह आप लोग जो सनातन परंपरा में है, स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग कहां से हुआ है? याद रखिएगा, स्वास्तिक का प्रयोग हड़प्पा से मिलता है। हड़प्पा से मिलता है। इन चीजों को नोट कर लीजिएगा कि किसका प्रमाण कहां से मिला है। ठीक है, इतनी विशेषताएं आज के लिए पर्याप्त हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक एक कदम जो चलते हैं उसी से फासले मुकम्मल होते हैं। एक छलांग में कोई हनुमान नहीं बनता। तो आपको एक एक कदम चलते रहना, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? निरंतरता होना चाहिए, कंटिन्यूटी, अनवरतता होनी चाहिए। ठीक है, निरंतरता रहेगी तो ये छोटे छोटे जो फासले हैं मिलकर के एक बड़ी दूरी तय कर लेंगे। यह गंभीर विषय है, इसमें कॉमेडी एक हद तक हो सकती है, लेकिन आप पूरी शिक्षा को कॉमेडी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये बात भी सही है कि बच्चों को बोरियत नहीं पसंद है, लेकिन बोरियत दूर करने के लिए कितनी मात्रा में कॉमेडी डालनी है, ये उस शिक्षक के संज्ञान पर निर्भर करता है। और शिक्षक की भाषा भी हमेशा कैसी होनी चाहिए? संवेदनशील होनी चाहिए, क्योंकि आप शिक्षक हैं तो आपको ही बच्चे अपना क्या मानते हैं? आदर्श मानते हैं। खैर, ये तो फिलॉसफी की बातें हो गई, इसमें ऐसे ही मूड नॉर्मल करने के लिए करते हैं हम लोग। तो इन चीज़ों का आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक लेक्चर और इस पे लगेगा, भाग 3 आएगा सिंधु घाटी सभ्यता का, अगले दिन मैं उसको डाल दूंगा। तो उसको मिला करके सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, प्रमुख स्थल और उसके विलुप्ति का कारण, ये हम आपको बता देंगे। इसके बाद इसके क्वेश्चंस करा लेंगे ताकि आप इस पार्ट से, इस अध्याय से मुकम्मल हो जाए। इसे नोट करिएगा, अपने मित्रों के साथ भी इसे साझा करिए, क्योंकि आवश्यकता है। क्या पता कहीं दूर दराज का कोई छात्र जिसके पास बिल्कुल ये सुविधा ना हो कि कहीं किसी कोचिंग में जाकर मोटा शुल्क चुकाकर पढ़ पाए, तो ऐसी छोटी छोटी कक्षाएं इन छात्रों के लिए संजीवनी होती हैं। जरूर शेयर करिए, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमें मनोबल मिलता है, क्योंकि इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं इसी क्रम के अगले अध्याय के, इसी क्रम में अगले अध्याय में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद।